हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल माय वाईटी टीचर पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। या आप टेलीग्राम पे माय वाईटी टीचर सर्च कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये सेट नंबर 2 है। 28/12/2020 को सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप, दूसरा है पी-रोम, तीसरा है CD-रोम और चौथा ऑप्शन है फ्लॉपी। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो पी-रोम होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पी-रोम सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 1966, दूसरा है 1969, तीसरा ऑप्शन है 1968 और चौथा ऑप्शन है 1967। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्न में से कौन से अदिश राशि हैं? पहला ऑप्शन है संवेग, दूसरा है बल, तीसरा है द्रव्यमान और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वेग। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो द्रव्यमान होता है वो आपका अदिश राशि होता है और ये जो संवेग, बल और वेग ये सभी क्या हैं? ये सदिश राशि हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है बायल के नियमानुसार, दूसरा दिया हुआ है चार्ल्स के नियमानुसार, तीसरा दिया हुआ है गैलुसॉफ के नियमानुसार और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ग्राहम के नियमानुसार। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो बायल का नियम होता है वो होता है स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि गैस का आयतन V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/P। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है बड़ी आंत, दूसरा हृदय, तीसरा रक्त और चौथा धमनियाँ। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो बड़ी आंत होता है वो क्या होता है? पाचन तंत्र का अंग होता है, न कि आपका परिसंचरण तंत्र का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है छठवां कि कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है। कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आउटपुट प्रोसेस, दूसरा है प्रोग्रामिंग, तीसरा है प्रोसेसिंग और चौथा है इनपुट प्रोसेस। तो दोस्तों याद रखेंगे, आउटपुट प्रोसेस कहा जाता है। कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? कंप्यूटर प्रोसेस कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सातवां क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है इंचलर, दूसरा दिया हुआ है एग्नलर, तीसरा दिया हुआ है कार्ल लिनियस और चौथा दिया है बेंथम और हुकर। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो टैक्सोनॉमी के जनक थे वो हैं कार्ल लिनियस टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण के पिता कहे जाते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आठवां, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है WC रोंटजन, दूसरा दिया हुआ है केल्विन, तीसरा दिया हुआ है न्यूटन और चौथा दिया हुआ है
अल्बर्ट आइंस्टीन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। क्या होता है सापेक्षता का सिद्धांत? तो ई बराबर एम सी स्क्वायर, इसको आप लोग याद रखेंगे। ई बराबर एम सी स्क्वायर को क्या कहते हैं? सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा चेन्नई और चौथा तारापुर। तो दोस्तों जो BARC है वो मुंबई में स्थापित किया गया था, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या है? NIU पहला ऑप्शन दिया हुआ है नॉमिनल इंटरनल यूनिट, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट और तीसरा दिया हुआ है नेशनल इंफॉर्मेशन यूजेज, चौथा ऑप्शन है नेटवर्किंग इंटरनल यूनिट। तो दोस्तों याद रखेंगे NIU का पूर्ण रूप होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है कि सेव से संबंधित रोग को क्या यानी कि डैश के रूप में जाना जाता है, यानी कि सेव में कौन सा रोग होता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है फायर ब्लाइट, दूसरा दिया हुआ है रेड रस्ट रोग, तीसरा दिया हुआ है टिक्का रोग, चौथा दिया हुआ है ग्रीन ईयर रोग। तो दोस्तों याद रखेंगे सेव में फायर ब्लाइट रोग होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रेड रस्ट रोग होता है वो गन्ना में होता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। किस में होता है? गन्ना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 12वां क्वेश्चन है कि लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मृदा प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा गैस प्रदूषण और चौथा जल प्रदूषण। तो दोस्तों याद रखेंगे जो लाइकेन होता है वायु प्रदूषण का सूचक होता है, यानी जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होगा वहाँ पे लाइकेन कम मिलता है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 13वां, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, दूसरा दिया हुआ है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तीसरा दिया हुआ है सरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और चौथा है चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो दोस्तों याद रखेंगे जो उत्तराखंड में है वो है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। बात करें कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। जो सरावती है तो सरावती कहाँ पे है? कर्नाटक में है। सरावती कहाँ पे है? कर्नाटक में। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो पहला ऑप्शन है इंदुलाल याग्निक, दूसरा है भिकाजी कामा, तीसरा ऑप्शन है किशन सिंह और चौथा है वीर सावरकर। तो याद रखेंगे वो कौन लाया था? तो इंदुलाल याग्निक लाया था, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 35वें संविधान संशोधन अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम और चौथा ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो याद रखेंगे जो मौलिक कर्तव्य है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको भी याद रखेंगे जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखेंगे।
ठीक है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये संविधान के संविधान के भाग 4A में इसका वर्णन देखने को मिलेगा। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51A में इसका वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां कि इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। पहला ऑप्शन है टैगोर, दूसरा ऑप्शन है ऑस्कर, तीसरा है कांस और चौथा है ग्रैमी। तो दोस्तों याद रखेंगे जो संगीत से संबंधित होता है वो ग्रैमी पुरस्कार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17वां कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है BKRB राव, दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन है SD तेंदुलकर और चौथा ऑप्शन है PC महालनोबिस। तो दोस्तों याद रखेंगे जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 18वां क्वेश्चन है कि सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है लिथोस्फीयर, दूसरा दिया हुआ है फोटोस्फीयर, तीसरा दिया हुआ है एटमोस्फीयर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है क्रोमोस्फीयर। तो दोस्तों याद रखेंगे जो सूर्य का चमकता हुआ सतह है वो फोटोस्फीयर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1917 से 19, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 23 से 24, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1921 से 1922 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 1914 से 1915। तो मोपला विद्रोह आप लोग याद रखेंगे 1921 से 1922 के बीच हुआ था। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी। ठीक है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है निजी बैंकों में क्षमता निर्माण के लिए, दूसरा ऑप्शन है निजी क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है संसाधन जुटाने के लिए और चौथा ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। तो दोस्तों याद रखेंगे जो मिशन इंद्रधनुष है या इंद्रधनुष फ्रेमवर्क है वो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए किया गया था। इसकी शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर एन किसकी मुद्रा है, यानी कि एन कहाँ की मुद्रा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मालदीव, दूसरा दिया हुआ है जापान, तीसरा दिया हुआ है वाली और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिण कोरिया। तो आप लोग याद रखेंगे एन का मुद्रा क्या है, एन कहाँ का मुद्रा होता है, जापान का, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 22वां कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है टीपू सुल्तान, दूसरा दिया हुआ है सिराजुद्दौला, तीसरा दिया हुआ है मीर जाफर और चौथा दिया हुआ है अलीवर्दी खां। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा सिराजुद्दौला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां। तो दोस्तों 23वां क्वेश्चन है कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है कनाडा और चौथा है न्यूजीलैंड। तो दोस्तों याद रखेंगे 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबानी करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 24वां है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा दिया हुआ है नई दिल्ली, तीसरा दिया हुआ है हैदराबाद और चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। दोस्तों कहाँ है, नई दिल्ली में, यानी कि करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 25वां प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा दिया हुआ है राजस्थान, तीसरा कर्नाटक और चौथा गुजरात।
तो दोस्तों याद रखेंगे जो गोल गुंबद है कर्नाटक में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 30 अप्रैल 1919, दूसरा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, तीसरा ऑप्शन है 30 अप्रैल 1920 और चौथा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1920। तो दोस्तों याद रखेंगे जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड इरविन। तो याद रखेंगे जो जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 28वां कि निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? पहला ऑप्शन है गुलाबी, दूसरा ऑप्शन है भूरा, तीसरा ऑप्शन है काला और चौथा ऑप्शन है सुनहरी। तो दोस्तों याद रखेंगे जो उर्वरक क्रांति है वो भूरा रंग को दर्शाता है, यानी कि भूरा आपका उर्वरक क्रांति से संबंधित है। सुनहरा क्रांति किससे संबंधित है? तो ये बागवानी से संबंधित है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे बागवानी से, ठीक है। और जो गुलाबी क्रांति है वो किससे है? तो ये झींगा उत्पादन से है, झींगा उत्पादन, ठीक है। और काला क्रांति किसको कहते हैं? तो पेट्रोलियम से संबंधित होता है, काला क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित होता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे पेट्रोलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 29वां क्वेश्चन है पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जैवमंडल, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडल, तीसरा ऑप्शन है गोलाई और चौथा ऑप्शन है हिममंडल। तो दोस्तों याद रखेंगे पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो जैवमंडल कहलाता है, जहाँ पे जीवन संभव है, यानी कि जीवन मौजूद है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 30वां, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, दूसरा दिया हुआ है असम, तीसरा दिया हुआ है मध्य प्रदेश और चौथा दिया हुआ है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों याद रखेंगे टोटल भारत में 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। इसका ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक याद रखेंगे तू भी मजे कर, तू भी मजा कर, तू भी मजा कर, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे, तू भी मजा कर, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा? टी से बनेगा तेलंगाना, यू से बनेगा उत्तर प्रदेश, BHI से क्या बनेगा? बिहार, एम से बनेगा महाराष्ट्र और ए से बनेगा आंध्र प्रदेश, फिर KAR से क्या बनेगा? कर्नाटक। तो इन 6 राज्यों में आपका विधान परिषद है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, यानी कि इसके अनुसार आंध्र प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है शिकागो, दूसरा ऑप्शन है न्यू जर्सी, तीसरा ऑप्शन है बोस्टन और चौथा ऑप्शन है न्यूयॉर्क। तो दोस्तों याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 32वां, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है NNP बराबर GDP माइनस विदेशी आय, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है NNP बराबर GNP प्लस मूल्यह्रास, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि GNP माइनस मूल्यह्रास और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है NNP बराबर GDP प्लस विदेशी आय। तो दोस्तों याद रखेंगे जो NNP होता है वो होता है NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 33वां कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है BR अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है MN राय, तीसरा ऑप्शन है BN राव
और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो भारत की संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। 34वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? पहला ऑप्शन है निखिल बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है उस्ताद बिंदा खान, तीसरा ऑप्शन है शिव कुमार शर्मा और चौथा ऑप्शन है सज्जाद हुसैन। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो शिव कुमार शर्मा है ये प्रसिद्ध संतूर वादक है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये आज का यानी कि सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन है 35वां। 49वीं समांतर रेखा के बीच सीमा रेखा है, यानी कि 49वीं समांतर रेखा किन किन देशों के बीच में है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस और जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और कनाडा और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है भारत और पाकिस्तान। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा अमेरिका और कनाडा, यानी ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ।